Hello students, welcome to IGSS online platform. Myself Vivan Chaudhary. Today topic is another cell biology topic, nucleus या केंद्रक. न्यूक्लियस या केंद्रक. देखिए सेंस अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं सेल बायोलॉजी में, उसमें एक अनदर टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लियस या केंद्रक. देखिए तो जो न्यूक्लियस है वो किसी भी कोशिका के सेंटर में प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में थोड़ा सा वो पेरिफेरल होता है, बिकॉज वहाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स या रिक्तिका की वजह से थोड़ा सा उसको काम होना पड़ता है परिधि की तरफ. तो जो न्यूक्लियस है, पहले अपन इसकी हिस्ट्री देखते हैं. तो साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन. उसने 1831 में प्लांट था आर्किड. आर्किड जो पादप है उसकी मूल कोशिकाओं में देखा था इसको और इसका नाम दिया था एरियोला. क्या नाम दिया था? एरियोला. यानी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस को, आर्किड प्लांट है इसकी मूल कोशिकाओं में देखा और इसे एरियोला नाम दिया. बाद में इसे न्यूक्लियस केंद्रक या नाभिक कहा गया. केंद्रक कह दो, इसे नाभिक भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. बाद में इसी का नाम, एरियोला का नाम केंद्रक, नाभिक या कब क्या पड़ गया? न्यूक्लियस पड़ गया. हिस्ट्री में ये तो शामिल है रॉबर्ट ब्राउन है जो 1831 में इसको देखा था, आर्किड की मूल कोशिकाओं में एरियोला नाम दिया था. इसके बाद देखते हैं अपन इसकी प्रेजेंस और अब्सेंस, न्यूक्लियस की प्रेजेंस और अब्सेंस. तो न्यूक्लियस जो है, प्रेजेंस अब्सेंस के साथ इसका अपन एक ब्रांच भी होता है कैरियोलॉजी. कैरियोलॉजी मीन्स है बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं. जहाँ अपन न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ों का स्टडी करें, जैसे साइटोलॉजी है तो अपने स्टूडेंट्स में सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, और कैरियोलॉजी में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के बारे में. तो ये तो थी हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस और कैरियोलॉजी. कैरियोलॉजी का मतलब केंद्रक का अध्ययन जिस ब्रांच में करेंगे उससे अपन क्या बोलेंगे? कैरियोलॉजी. आगे देखें अपन, तो नेक्स्ट है अपना कैरियोलॉजी के साथ नीचे अपन प्रेजेंस एंड अब्सेंस देखते हैं न्यूक्लियस की. तो न्यूक्लियस आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो क्या होता है? जनरली एब्सेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता. यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो मैमल्स होते हैं, उन मैमल्स की जो मेच्योर आरबीसी होती हैं, उन मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. मैमल्स के ओनली, स्तनधारियों की जो मेच्योर आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं होता. तो ये प्रेजेंस अब्सेंस है. प्रेजेंस अब्सेंस क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? अब्सेंट. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? अब्सेंट्स. सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? प्रेजेंट. बट यूकैरियोटिक सेल्स में से जो मैमल्स होते हैं, उन मैमल्स का जो आरबीसी है मेच्योर, उस मेच्योर आरबीसी में ये क्या होता है? अब्सेंट. मैमल्स में से दो अपवाद हैं, कैमल और लामा, यानी ऊंट और लामा. ये दो ऐसे प्राणी हैं जो मैमल्स हैं, बट इनके आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो ये स्टूडेंट्स इसका प्रेजेंस और अब्सेंस था. प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट एंड यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है. बट जो मैमल्स हैं उनका मेच्योर आरबीसी है, वहाँ ये क्या होगा? अब्सेंट. और इसके अलावा मैमल्स जो हैं उनमें से ऊंट और लामा मैमल्स हैं, इनकी दोनों के आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. बाकी किसी मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. आगे देखें अपन इसकी नंबर, न्यूक्लियस की संख्या. तो न्यूक्लियस की संख्या देखें अपन, तो ये कितनी संख्या में प्रेजेंट होते हैं इसके आधार पर सेल्स लगभग 3 टाइप की बन जाती हैं.
नंबर्स अगर इसके देखें तो पहली सेल्स होती हैं मोनोन्यूक्लिएट, दूसरी बाईन्यूक्लिएट, तीसरी मल्टीन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट सेल्स क्या होती हैं? ऐसी सेल्स जिसमें जनरली एक केंद्रक पाया जाए, वो मोनोन्यूक्लिएट सेल्स हैं। जैसे वाउचेरिया शैवाल है फॉर एग्जांपल। वाउचेरिया जो एल्गी है उसमें केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है वाउचेरिया शैवाल में। तो मोनोन्यूक्लिएट सेल्स क्या हैं? जिनमें जनरली एक न्यूक्लियस पाया जाए, वो क्या कहलाएंगे? मोनोन्यूक्लिएट सेल्स। एग्जांपल वाउचेरिया शैवाल। बाईन्यूक्लिएट सेल्स, इनमें नंबर कितने होते हैं? एक। बाईन्यूक्लिएट सेल्स में केंद्रक के नंबर कितने होते हैं? दो। ऐसी सेल्स जिसमें दो केंद्रक फाउंड होते हैं उन्हें बाईन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। जैसे पैरामीशियम है, उसमें दो न्यूक्लियस फाउंड होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो पैरामीशियम है, एक लघु और एक दीर्घ, दो केंद्रक होते हैं। उपास्थि हो गई, कार्टिलेज जो होती हैं, इनमें भी दो केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स जिनमें मोर देन 2 प्रेजेंट हो न्यूक्लियस हैं, जिनमें दो या दो से अधिक केंद्रक प्रेजेंट हो, उन्हें मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट हो सकती हैं। प्लांट सेल्स जो हैं, तो प्लांट सेल्स में तो अगर प्रेजेंट है तो उसको, एनिमल्स में प्रेजेंट है तो उसको सिंसाइटम, और एनिमल्स में प्लांट्स प्रेजेंट है तो उसको सिनोसाइट। यानी मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं। प्लांट्स में मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एनिमल्स में बोलते हैं इसको सिंसाइटम, प्लांट्स में बोलते हैं इसको सिनोसाइट। एनिमल्स में तो देख लो एंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म। प्लांट्स में जो 3N होता है, एंडोस्पर्म होता है 3N, जो द्वितीयक केंद्रक और नरयुग्मक के जुड़ने से मिलता है या बनता है एंडोस्पर्म। जैसे नारियल में पीने होगी पानी है, 3N, 3 केंद्रक होते हैं इसमें, तो एक सिनोसाइट या मल्टीन्यूक्लिएट सेल होगी। सिंसाइटम जितने भी स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, रेखित पेशियाँ हैं, वो सभी मल्टीन्यूक्लिएट हैं। इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स हो गई ये। मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स एक केंद्रक होता है, वाउचेरिया शैवाल। बाईन्यूक्लिएट्स में कितने होते हैं? दो केंद्रक होते हैं। और मल्टीन्यूक्लिएट्स में दो से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट्स में कोई मल्टीन्यूक्लिएट सेल प्रेजेंट है तो वो सिनोसाइट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है तो सिंसाइटम है। एनिमल्स में एग्जाम्पल है स्ट्रिप्ड मसल्स या रेखित पेशियाँ, और प्लांट्स में एग्जाम्पल है भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म जो 3N होता है। ये स्टूडेंट्स इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बाद अगर देखें अपन तो शेप। साइज इसका परिमाप होता है 5 to 20 माइक्रोमीटर। ये इसका पैरामीटर है न्यूक्लियस का, 5 से 20 माइक्रोमीटर। आकृति में राउंड हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, ओवल शेप्ड हो सकते हैं यानी अंडाकार हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं यानी लंबाकार हो सकते हैं। ये इनका शेप है, गोलाकार, अंडाकार, लंबाकार, ये इनका आकार हो सकता है, केंद्रक का आकृति हो सकती है। आकार 5 से 20 माइक्रोमीटर इसका पेरीमीटर होता है यानी परिमाप होता है। तो ये था जनरल न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें। इसके बाद न्यूक्लियस से रिलेटेड एक चीज़ और आती है एनपी। एनपी को स्टूडेंट्स बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, हिंदी बोलें केंद्रक द्रव्यवी सूचांक। केंद्रक द्रव्यवी सूचांक यानी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी केंद्रक द्रव्यवी सूचांक, एनपी। एनपी का एक फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स, एनपी बराबर Vn अपॉन Vn माइनस Vc होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक Vc
NP होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, केंद्रक द्रव्यभी सूचांक। इसका फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स NP बराबर VN अपॉन VC माइनस VN, ये इसका फॉर्मूला है। होता क्या है, ये केंद्रक के आकार और कोशिका द्रव्य के बीच पाए जाने वाले रिलेशनशिप या संबंध को अपन NP बोलते हैं। यहाँ VN बराबर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, और VC बराबर वॉल्यूम ऑफ सेल है, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो कोशिकाओं के केंद्र के आकार और कोशिका द्रव्य के बीच पाए जाने वाले संबंध को अपन NP या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला है NP बराबर VN अपॉन VC माइनस VN। VN इक्वल टू यहाँ है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC बराबर है वॉल्यूम ऑफ सेल। केंद्रक और केंद्र का आकार कोशिका द्रव्य के बीच संबंध होता है, दोनों नियत स्थिर रहते हैं एक समय, लेकिन जब दोनों में थोड़ा सा भी बदलाव हो जाता है, कोशिका द्रव्य बढ़ गया या साइड केंद्रक द्रव्य बढ़ गया, कोशिका द्रव्य कम हो गया, कोशिका द्रव्य बढ़ गया, केंद्रक द्रव्य कम हो गया, ऐसी कंडीशंस में सेल्स डिवीजन की ओर बढ़ जाती हैं, विभाजन की ओर चली जाती हैं। जब ये बैलेंस में रहता है VN और VC तो सेल्स एक पेरेंट सेल ही रहती हैं। जब इन दोनों की वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस आ जाए तो सेल्स डिवीजन की ओर चली जाती है। तो ये था NP, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। चलिए तो स्टूडेंट्स आगे अपन देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये तो बेसिक बातें थी, इसमें आपने देखा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देख ली, यानी हिस्ट्री, फिर इसका प्रेजेंस देख लिया, प्रेजेंस ऑफ सेंस, फिर नंबर देखे इसके, फिर इसका पेरीमीटर या परिमाप, फिर इसका शेप, साइज के बाद इसका शेप, और एक NP न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, केंद्रक द्रव्यभी सूचांक। NP इज इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN। VN इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है और VC वॉल्यूम ऑफ क्या है, सेल है। वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दोनों स्टेबल रहती हैं, स्थिर रहती हैं, लेकिन इनके परिमाप में अगर कोई बदलाव आ जाए तो फिर धीरे धीरे सेल्स डिवीजन की ओर बढ़ जाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं अपन। 4 पार्ट हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलकर तो मेम्ब्रेन बनाती हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर 4 नंबर 2 पे, नंबर 3 पे न्यूक्लियर प्लाज्म, और स्ट्रेंथ नंबर 4 पे केंद्रिका। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्लियाँ। आपको डायग्राम में दिख रही होंगी, 2 दिख रही होंगी, एक तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ बाह्य केंद्रक झिल्ली है, अंदर की तरफ आंतरिक केंद्रक झिल्ली है। इनका स्टडी सबसे पहले टॉमलिन प्लस कैलन साइंटिस्ट ने करा था। टॉमलिन एंड कैलन साइंटिस्ट ने किया था और बताया था कि केंद्रक डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। बाहर की साइड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इनसाइड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन्स का जो मोटाई वो 75 टू 90 एंगस्ट्रम होता है, नियर अबाउट 75 टू 90 एंगस्ट्रम। दोनों के जो बीच गैप होता है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच ये गैप है आउटर इनर के बीच, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, परिकेंद्रिक अवकाश। क्या बोलेंगे इसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बाह्य केंद्रक जो झिल्ली होती हैं, इस बाह्य केंद्रक झिल्ली पर ER जुड़ी रहती है, राइबोसोम जुड़े रहते हैं, लेकिन आंतरिक केंद्रक झिल्ली पर, बाह्य केंद्रक झिल्ली पे ER जुड़ा होता है, राइबोसोम जुड़ा होता है। देख लीजिए आप, ये ER है, और जिस ER पे अंतःप्रदवी जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कनेक्ट होती है बाह्य केंद्रक झिल्ली से, इसके ऊपर राइबोसोम फाउंड होता है, इसलिए इसको RER कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कह देते हैं। तो बाहर की तरफ बाह्य केंद्रक झिल्ली है, इस पर ER और राइबोसोम जुड़े रहते हैं। आंतरिक केंद्रक झिल्ली अंदर की तरफ है, इस पर किसी प्रकार के कोई पदार्थ नहीं जुड़े होते हैं, ना कोई सेल ऑर्गन जुड़ा होता है। ये अंदर की तरफ लगभग 300 एंगस्ट्रम मोटी एक तंतुमयी संरचना परत बनाती है। ऐसे अंदर की साइड आंतरिक मेम्ब्रेन 300 एंगस्ट्रम मोटी परत बनाती है, अंदर की साइड 300 एंगस्ट्रम की तंतुमयी परत बनाती है। इसको फाइब्रस लैमिना कहते हैं,
फाइब्रस लैमिना। यानी बाह्य केंद्रक झिल्ली पे तो ER एंड राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, बट इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कुछ भी अटैच नहीं होता। ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक तंतु में स्ट्रक्चर बनाती है लगभग 300 एंगस्ट्रम मोटाई का, इसे फाइब्रस लैमिना कहते हैं। जो झिल्लियाँ हैं ये आपको पता है कि सेल डिवीजन की अवस्थाओं के दौरान डिसअपियर होती रहती हैं और वापस बनती रहती हैं, यानी लुप्त होती रहती हैं और बनती रहती हैं। जो केंद्रक झिल्लियाँ हैं उनका फॉर्मेशन ER ही करती है। कौन करती है? ER। अब देख लीजिए बाहर ER अटैच भी है राइबोसोम के साथ बाह्य केंद्रक झिल्ली से, और केंद्रक झिल्लियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? ER द्वारा। तो ये तो थी स्टूडेंट्स केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो टाइप की, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों की मोटाई 75 टू कितना है? 90 एंगस्ट्रम। इसके बाद बात करें अपन केंद्रक छिद्र की, तो केंद्रक जो झिल्लियाँ होती हैं उन पर अनेक जगह छिद्रनुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो ओक्टागोनल होती हैं, अष्टभुजीय। अनेक छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो कैसी होती हैं? ओक्टागोनल होती हैं, अष्टभुजीय होती हैं। इन ओक्टागोनल स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? केंद्रक छिद्र बोलते हैं। केंद्रक छिद्र होते हैं, इनका डायमीटर है वो 300 से 400 एंगस्ट्रम होता है। एक केंद्रक छिद्र और दूसरे केंद्रक छिद्र के बीच की दूरी 1500 एंगस्ट्रम होती है। ये जो गैप है इनका ओक्टागोनल शेप में होते हैं, यहाँ ये है 300 से 400 एंगस्ट्रम मोटा, एक केंद्रक और दूसरे केंद्रक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1500 एंगस्ट्रम होता है। ये केंद्रक द्रव्य है अंदर की तरफ, यहाँ जैसे यहाँ ये केंद्रक द्रव्य है, बाहर यहाँ कोशिका द्रव्य होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती है सराउंडेड, तो यहाँ सघन पदार्थ तंतु रूपी संरचना के रूप में से दोनों तरफ निकले रहते हैं केंद्रक छिद्रों से, जिसका एक साइड कनेक्शन कहाँ होता है? केंद्रक द्रव्य से, और एक साइड कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य से। तो ये जो सघन पदार्थ है इनके माध्यम से केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है, कॉन्टैक्ट में, और कोशिका द्रव्य किसके कॉन्टैक्ट में रहता है? केंद्रक द्रव्य के कॉन्टैक्ट में रहता है। सघन पदार्थ पाए जाते हैं यहाँ इस केंद्रक छिद्र के दोनों तरफ निकले रहते हैं, एक साइड केंद्रक द्रव्य की साइड, एक साइड केंद्रक कोशिका द्रव्य की साइड। तो केंद्रक द्रव्य तो कोशिका द्रव्य के कॉन्टैक्ट में और केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य के कॉन्टैक्ट में रहता है, मीन्स आपस में दोनों कनेक्ट रहते हैं इन पोर्स के माध्यम से जो ओक्टागोनल होते हैं। 1500 एंगस्ट्रम की इनकी बिटवीन दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, और 300 से 400 एंगस्ट्रम इनका डायमीटर होता है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स अपन, तो अगला पार्ट इसका केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पदार्थ भरा होता है, पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। इस पारदर्शी पदार्थ को केंद्रक द्रव्य या कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य या क्या बोलते हैं इसको? कैरियोलिम्फ। केंद्रक द्रव्य स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे इसको? कैरियोलिम्फ, जो इसके अंतर्गत भरा हुआ पारदर्शी पदार्थ होता है। केंद्रक द्रव्य की बात करें तो इसमें प्रोटीन प्लस फॉस्फेट, इसकी मात्रा कोशिका द्रव्य की तुलना में ज़्यादा होती है। केंद्रक द्रव्य में कोशिका द्रव्य में क्या होगी? कम, और केंद्रक द्रव्य में क्या होगी? ज़्यादा। अब इस केंद्रक द्रव्य में कई पदार्थ भरे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए DNA, जिसका फुल फॉर्म आपको बताया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, फिर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक प्रोटीन होती है, और एक होती है राइबोज न्यूक्लिक प्रोटीन, और साथ में फास्फेट होती है। ये पदार्थ इसके अंदर भरे होते हैं, पारदर्शी पदार्थ हैं जो झिल्लियों के अंदर होते हैं, जिन्हें कैरियोलिम्फ कहते हैं अपन। हैं क्या ये? इसके अंदर देखो क्या क्या पदार्थ होते हैं। DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कुछ प्रोटीन्स होती हैं डीऑक्सीराइबो प्रोटीन्स बोलते हैं, एक होती है राइबोज न्यूक्लियो प्रोटीन भी होती हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक प्रोटीन, राइबोज न्यूक्लियो प्रोटीन, और साथ में फॉस्फेट, ये भरे होता है अंदर की तरफ, उसको कैरियोलिम्फ या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें प्रोटीन प्लस फॉस्फेट का अमाउंट है कंपेयर देन साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। इसके बाद न्यूक्लियस, ये देखिए आप, केंद्र के अंदर एक गोलाकार संरचना जिसको अपन क्या बोलते हैं? केंद्रिका, विदाउट मेम्ब्रेन वाली होती है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, इसके बाहर कोई झिल्ली नहीं होती है, और गोलाकार संरचना इसको अपन केंद्रिका कहते हैं। साइंटिस्ट था फोंटाना ने इसको डिस्कवर किया था केंद्रिका को। काम क्या करती है? इसी केंद्रिका में RNA का फॉर्मेशन होता है, और इसी केंद्रिका में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। RNA और किसका फॉर्मेशन होता है? राइबोसोम का।
केंद्र के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना जिसको अपन न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन है ये। फोंटाना ने इसको डिस्कवर किया था। दो काम है, आरआरएनए का फॉर्मेशन और राइबोसोम का फॉर्मेशन। अगर बात करें अपन अब स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस का क्या काम करता है केंद्रक, आपको पता है केंद्रक सेल्स में होने वाली सभी मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं, उपापचयी और जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं। फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये कोशिकाओं की सभी जैविक और उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं किसी सेल में, उस संश्लेषण जो भी चीज़ें होती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, उन सबको ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कोशिकाओं का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। इसमें पता है आपको आनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ होता है, क्रोमेटिन पदार्थ में ये गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए सब होता है। तो ये आनुवांशिक वाहक का भी काम करवाता है। ये जो इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं आनुवांशिक वाहक का काम करते हैं। मीन्स लक्षणों को जनक पीढ़ी से कहाँ ले जाते हैं, संतति पीढ़ी में लेकर जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए प्रतिकृति होती है। नए डीएनए बनते हैं, कॉपी बनती है डीएनए की, उसको डीएनए की प्रतिकृति कहते हैं अपन। डीएनए की क्या बनती हैं, कॉपियाँ, तो उसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है। आगे की बात करें, रेप्लिकेशन प्लस अनुलेखन की क्रिया होती हैं। देखो अपने बॉडी में डीएनए टू क्या बनते हैं आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, आरएनए। आनुवांशिक पदार्थ की सूचनाओं का एक क्रम अपने में, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनना तो कहलाता है अनुलेखन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है और अनुलेखन की क्रिया भी केंद्रक में होती है। आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है अनुवादन। दोनों प्रोसेस, ये प्रोसेस केंद्रक द्रव्य में होता है, सॉरी कोशिका द्रव्य में, और ये केंद्रक में होता है। तो केंद्रक में डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, प्लस अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म भी होता है, प्लस कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, क्योंकि एक सेल में होने वाली बायोलॉजिकल, जितना भी बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अनुलेखन की क्रियाएं इसके भीतर होती हैं। केंद्रक में केंद्रिका होती है तो वो राइबोसोम का निर्माण करती हैं और आरएनए का भी फॉर्मेशन करती है। राइबोसोम का भी निर्माण करती है और किसका फॉर्मेशन करती है, आरएनए का। तो ये थे स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ये सेल बायोलॉजी का मेन सेल ऑर्गन्स के बाद जो कोशिकाओं के सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसको अपन कंट्रोल सेंटर बोलते हैं सेल्स का। और फंक्शंस की बात करें तो ये सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है, कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है उसको कंट्रोल भी करता है। तो ये था स्टूडेंट्स सेल ऑर्गन्स के बाद सेल्स का मुख्य, सेल ऑर्गन तो नहीं कहेंगे इसको, सेल ऑर्गन्स के एक्स्ट्रा जो सेंटर में प्रेजेंट होता है बाकी सेल्स को कंट्रोल करता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, अपन केंद्रक कहते हैं। इसके अपने हर चीज़ देखिए, इसको आप डायग्राम बनाइए, समझिए, देखिए वीडियो को, बार बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जो भी हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ हैं, इसके अलावा बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, और भी बहुत कुछ है, इन सबको आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।